2019 का रिजल्ट 2023 में आना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। तो इस टाइम पे आपका क्या रहा? फ्रस्ट्रेशन हुआ था? कैसे हैंडल किया उसको? तो वो जो टाइम पीरियड था, वो मैंने अपना प्लस पॉइंट बनाया कि जैसे-जैसे डेट आगे बढ़ती जाती थी एग्ज़ाम की, मैंने अपने रिवीजन बढ़ा दिए क्योंकि सिलेबस तो एक बार कंप्लीट हो चुका था। राइट। उसको जितनी बार रिवाइज़ करोगे वो उतना फ़ायदेमंद रहता है। आपके हिसाब से जो भी एस्पिरेंट, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हो, 90 दिन, 120 दिन में एमपीपीएससी प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जाना चाहिए? सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी ये है कि हमें नोट्स अपने को देखना चाहिए कि नोट्स कौन-कौन से अवेलेबल हो। हमको कल एक नोट चूज़ करना है, उसको जितनी बार जितनी अच्छे से पढ़ सके, हमारा परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ आंसर्स में जी। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की? कैसे तैयारी करनी चाहिए? 20-19 का मेंस हमने लिखना स्टार्ट किया था, तब कॉपी का पैटर्न अलग था। राइट। तो नॉर्मली जितने भी आप कोचिंग में पढ़ते होंगे, वो यूपीएससी फॉर्मेट में लिखा था कि आपको पैराग्राफ में लिखना है। तो हमारी प्रैक्टिस भी स्टार्टिंग से वही थी। नमस्कार एवरीवन, इंडियन एस्पिरेंट शो के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है रोहित भाई, जिनसे हम बात करेंगे इनका एमपीपीएससी में सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या इन्होंने किया, क्या इनकी कहानी थी और इनकी कहानी से आप क्या सीख सकते हैं। साथ ही वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमने आपके लिए एक स्पेशल गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें आपको मिलेगा फ्री एमपीपीएससी कैरियर काउंसलिंग। अगर आप उस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो या तो मैं या मेरी टीम से कोई ना कोई आपसे कनेक्ट करेगा, आपकी समस्याओं पे बात करेगा और क्या चीज़ें हम आपकी तरह हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। रोहित भाई, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट जी, बिल्कुल। थैंक यू आशीष भाई। लाइक इट्स वंडरफुल। आपको होस्ट करके बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से काफी टाइम से आपकी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी जब 2019-20 का रिजल्ट आया, जी, तब भी मेरी इच्छा थी कि मैं आपको एक बार होस्ट करूँ, आपसे बातें की जाए। जी, थैंक यू भाई। नाइस। कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल बढ़िया एकदम। और 19 के रिज़ल्ट के बाद और ही बढ़िया। राइट। 19 के रिजल्ट के बाद क्या हुआ? मतलब बीएससी 2020 में पहले आप सिलेक्ट हुए, 2020 जी, के रिजल्ट के बिल्कुल। बाद आप सिलेक्ट हुए, 19 में फिर सिलेक्ट हुए। जी। कैसा रहा मूवमेंट? क्या लगा? पिछली बार जब फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुए थे तब क्या फील था? अब क्या फील है? जी, 19 का एक्सपीरियंस ये था कि 20 में का सिलेबस चेंज हो गया था। राइट। तो 20 में पहली बार पढ़ के दिया था और उसमें पहली प्रायोरिटी ये थी कि पोस्ट मिलना ज़रूरी है। राइट। 20 में मिल गई थी तो एक खुशी अलग ही थी कि पहली बार में हो गया सिलेक्शन वगैरह। लेकिन 19 से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये थी कि 19 था फर्स्ट अटेम्प्ट। राइट। 19 का पुराना सिलेबस था, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा था, सबसे ज़्यादा बार रिवाइज़ किया था। उसको जितना अच्छे से प्रिपेयर किया था, शायद मैंने 20 में उतनी मेहनत करी भी नहीं थी। राइट। क्योंकि उस टाइम पे 19 के इंटरव्यू भी होने वाले थे, राइट। तो इसलिए 20 में उतनी मेहनत भी नहीं हो पाई थी। फरवरी तक हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे कि पहला इंटरव्यू था। राइट। लेकिन जैसे ही पता चला कि इंटरव्यू कैंसल हो गए और मेंस की डेट आगे नहीं बढ़ी, तो 20 के लिए हमने बिना किसी तैयारी के 2 महीने में जितना पढ़ सकते थे, पढ़ के दे दिया। लेकिन 19 को जो कोविड का पीरियड आया था, उसके बाद सीधा मार्च में हुआ था एग्ज़ाम मेंस का। तो इसलिए मैं कोविड के पीरियड में घर पे था, तब तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं बुक्स भी नहीं ले गया था। राइट। लेकिन मैं लगभग सितंबर में आ गया था इंदौर। उसके बाद मैंने आते ही इंदौर में लगा ली थी लाइब्रेरी। उस टाइम पे 1-2 लाइब्रेरी खुली थी, क्योंकि उस टाइम पे रूम पे माहौल ऐसा नहीं था कि पढ़ सके। इसलिए लाइब्रेरी में किसी और को देख के पढ़ के कहीं न कहीं आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। राइट। कहीं न कहीं आपका गिल्ट सामने आता है कि और लोग पढ़ रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हो। तो इसलिए लाइब्रेरी उसमें कोई न कोई अच्छा एक आपके लिए कारगर साबित होती है। इसलिए 6 महीने कंटिन्यूअस मैंने मेंस की पढ़ाई की, टेस्ट सीरीज़ लगाई और टेस्ट कंटिन्यूअस दिए, भले नंबर आए या ना आए। टेस्ट का फॉर्मेट अलग था, शेड्यूल अलग था, लेकिन जो मेरी पढ़ाई का तरीका था, मुझे जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट करना था, वो करता था मैं। टेस्ट के दिन उसका टेस्ट हो, तो मैं 1-2 घंटे पहले या 1 दिन पहले उसके बारे में पढ़ लेता था। जो आखिरी की एफएलटी है, वो मैंने सीक्वेंस से दिए, बाकी जो मेरा पढ़ाई का तरीका और जो टेस्ट का फॉर्मेट था, वो अलग रहा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि। नाइस, वंडरफुल। आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, मतलब कैसे स्टार्ट किया? फैमिली से किसी ने इनकरेज किया? फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या रहा? जी, मेरे पापा एनपीबी में लाइन हेल्पर है। नॉर्मली उनका फील्ड वर्क है कि खंभे पे चढ़ के तार खींचना, उनके कनेक्शन करना, ये करना, और मम्मी हाउसवाइफ। तो नॉर्मली मम्मी-पापा दोनों ही पढ़े-लिखे नहीं हैं। लेकिन ये रहता है ना कि उन्होंने उस टाइम पे एजुकेशन की जो वैल्यू समझी थी अर्ली 90s में, कि दीदी, भैया और मैं, हम हमारे ख़ानदान में पहले ऐसे थे बच्चे जिन्होंने 5वीं पास की, वरना हमारे बैकग्राउंड में कोई 5वीं तक भी नहीं पढ़ा है। इसलिए तो उस टाइम पे उन्होंने हमारी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट की। उनको लगा कि बच्चे कुछ पढ़ाई में कुछ कर लेंगे तो कहीं न कहीं आगे उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो इसलिए उनका कंटिन्यू हमको पढ़ाते रहे। और मम्मी जो बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको, लेकिन हमको होमवर्क कराने में हमारे सामने बैठती थी। वो बिल्कुल अपनी लाइनों से कि आपको ये लिखना है, ऐसे करना है, मम्मी सामने बैठती थी, हम होमवर्क कर रहे होते थे। मम्मी को नहीं पता कि बच्चे क्या लिख रहे, लेकिन वो मम्मी की लाइन है, सेम वैसा दिखना चाहिए, इससे मम्मी खुश हो जाती थी। तो इसलिए पापा तो नॉर्मली फील्ड वर्क था, तो इसलिए बाहर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे।
लेकिन पापा ने भी कहीं न कहीं हमको बहुत सपोर्ट किया। पापा हमको साइकिल से स्कूल छोड़ने जाते थे, साइकिल से लेने आते थे। उस टाइम पे अपना अलग अनुभव था और जब स्टार्टिंग में हम उतने अच्छे पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन वही डिसिप्लिन, घरवालों की डाँट कहीं न कहीं आपकी हेल्प मदद करती है। इसलिए जब करियर चूज़ की बारी, तो नॉर्मली अक्सर कहा जाता है कि गाँव के बच्चे हैं, तो आपको मैथ्स बैकग्राउंड नहीं लेना चाहिए। मुझसे भी कहा गया था कि आप एजी ले लीजिए, आर्ट और कॉमर्स ले लीजिए। लेकिन मेरे 10th में मैथ्स में अच्छा परफ़ॉर्म किया था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इंजीनियर्स बनूँगा। मुझे नहीं पता था कि करता क्या है इंजीनियर, क्योंकि हम जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने 10th में अपना मैथ बैकग्राउंड चूज़ किया, उसमें अच्छा परफ़ॉर्म किया और इन केस मेरा जेईई में ठीक-ठाक मार्क्स आ गए थे, तो मुझे आईआईटी-डीबी कॉलेज में मिल गया। तो उस टाइम पे अपनी जो फैमिली थी, उतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि तीनों बच्चों को इंदौर में जैसी बड़ी सिटी में पढ़ाने के लिए भेज सके। लेकिन जब फाइनली उन्होंने देखा कि बच्चे को अच्छा कॉलेज मिल गया है, जहाँ पर प्लेसमेंट की अच्छी संभावना रहती है और मुझे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड मिल गया था और आईआईटी-डीबी कंप्यूटर साइंस भी इस टाइम पे बेस्ट है इंदौर में। तो इसलिए मैंने इसमें एडमिशन ले लिया। घर वालों ने उस टाइम पे सपोर्ट भी किया और मुझे हॉस्टल में रखने की जगह डे स्कॉलर रखा गया कि उस टाइम पे नॉर्मली घर वाले बाहर रहते तो उनको सुनने में आता है कि हॉस्टल में रैगिंग वगैरह होती है। इसलिए बाहर खर्चा करके एक्स्ट्रा कि बेटा रूम से रहेगा, लेकिन कम से कम फाइनली पढ़ पाए, तो इसलिए फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया उसके लिए। तो इसके थ्रू फिर बाद में जब मेरी पीएससी की जर्नी कैसे शुरू हुई, उसकी बात आती है तो मैं गाँव में एमपी बोर्ड से हूँ, ठीक है। जिसमें स्टार्टिंग में इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं थी और इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको पता है कि सारे लेक्चर्स इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ कैचअप करना बहुत टफ था। तो जैसे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की बात हुई, उसमें 3 बैकलॉग्स आई, सेकंड सेमेस्टर में 2 बैकलॉग्स, थर्ड बैकलॉग में 2 बैकलॉग, ऐसे टोटल 3 सेमेस्टर में 7 बैकलॉग हो गई और उस टाइम पे मेरा लाइफ साइकिल पूरा बदल चुका था कि स्कूल में तो बहुत अच्छे पढ़ने में थे, अब अचानक से क्या हो गया? तो उस टाइम पे मैं एक चीज़ के लिए क्लियर हो गया था कि यार टेक्निकल बैकग्राउंड में अगर अपना फ्यूचर बनाना है, तो मैं भले एवरेज मतलब पैकेज जो 3.5 लाख का एवरेज पैकेज होता है, कंपनी हायर करती है मास रिक्रूटर, उसमें भले शायद हो भी जाता, लेकिन उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता या फिर वो कुछ अचीव नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैंने एक प्लान भी सोचा कि इन फ्यूचर क्या किया जाए। मेरे और दोस्त थे जिनने पीजी के लिए गेट की तैयारी की, कुछ गेट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि उन्हें पीएससी, एसएससी में क्या चूज़ किया जाए और एसएससी क्या वन डे एग्ज़ाम है, उसमें माइनस मार्किंग भी रहती है, इसलिए मैंने पीएससी को एक सेफ ऑप्शन समझा था। इसलिए मैंने घर वालों से बात की कि अब ग्रेजुएशन हो चुका है। घर वालों ने पूछा था मेरे से कि बेटा क्या करना है? आपको घर पे आना है क्या या कुछ और करना है? तो मैंने कहा कि मम्मी इस बार मैं पीएससी ट्राई करना चाहता हूँ। घर वालों ने उस टाइम पे सपोर्ट किया कि उनको मुझे पढ़ाई के बारे में पता था कि इंग्लिश में कम से हिंदी मीडियम में तो अच्छा परफॉर्म करेगा ही। तो इस तरह हम पीएससी में आ गए। नाइस। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, क्योंकि जब इतनी सारी मुश्किलें आती है आपकी राह में तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। जी, बिल्कुल। राइट। तो जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, जी। इंजीनियरिंग करके आपने सोचा कि अब पीएससी में जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग में कुछ बात बन नहीं पा रही। जी। राइट। और स्पेशली जब आईटी से आप कर रहे हो तो वहाँ पे कैंपस अच्छे आते हैं, जी, प्लेसमेंट्स बिल्कुल। अच्छे होने की चांसेस रहते हैं। स्टिल आपने एमपीपीएससी चूज़ किया। जी। राइट। क्या ऐसा लगा आपको एमपीपीएससी में कि यार जैसे 2019 का रिजल्ट नहीं आया, जी। आप ऑलरेडी प्लान बी के लिए आए, लेकिन प्लान बी जो है वो भी आपका स्ट्रांगली निकला, जी। तो आपको क्या प्लान सी की ज़रूरत पड़ी या कैसा? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गया होगा, जी। 2019 का रिजल्ट 2023 में आना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। तो इस टाइम पे आपका क्या रहा? फ्रस्ट्रेशन हुआ था, कैसे हैंडल किया उसको? जी, ये पीएससी की जर्नी मेरी स्टार्ट ऐसे हुई थी कि पीएससी का एडवर्टाइज़मेंट स्टार्टिंग में आया था 19 का 20 में, उसकी प्री की डेट आई थी 2021 में। राइट। तो जब मैंने पीएससी भी स्टार्टिंग में जॉइन की थी, हाँ। तो मैं परफ़ॉर्म उतना अच्छा कर नहीं पा रहा था, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली उस टाइम पे पहली बार कर रहा था, ना ज़्यादा आइडिया था कैसे क्या करना है ये वो। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग के 6-7 महीने किया, तैयारी किया, लेकिन टेस्ट में मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे थे। रियलिटी ये है कि बिलो 50 मेरे मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। ओके। तो इसलिए अब मुझे लगा कि शायद पीएससी मेरे बस की बात नहीं, तो इसीलिए मैंने ऑफ कैंपस टीसीएस में ट्राई भी किया और मैं सितंबर में उसका इंटरव्यू हुआ था, अक्टूबर-नवंबर के समथिंग रिजल्ट आया और मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, तो शायद मुझे लगा कि पीएससी के चंगुल से फ्री हो जाएँगे, तो अब कम से कम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे। राइट। लेकिन किस्मत कहीं न कहीं खराब भी है, अच्छी भी है कि मेरा टीसीएस में नहीं हुआ ओके। और 12 जनवरी को उसका प्री था, मतलब मेरे पास 1.5 महीने बचे होंगे। तो इसलिए जब प्री की बात आई, तो मैंने स्टार्टिंग में जितना हो सकता 1.5 महीने अपने आप को पूरा खींचा। एमपी को जितना ज़्यादा पढ़ सकता था पढ़ा, सारे कोर सब्जेक्ट थे जिनको पढ़ के करके रिवाइज़ किया और प्री निकल गया। फिर आ गया कोविड और कोविड के बाद एग्ज़ाम को लग रहा था ओबीसी केस लग रहा था। हर बार देखा जाए तो हर डेट आगे बढ़ती जा रही, एग्ज़ाम नहीं हो रही थी। तो वो जो टाइम पीरियड था,
वो या तो आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में जाके डिप्रेस में जाके कर सकते हो, वो मैंने अपना प्लस पॉइंट बनाया कि जैसे जैसे डेट आगे बढ़ जाती थी एग्ज़ाम की, मैंने अपने रिवीजन बढ़ा दिए, क्योंकि 19 एक ऐसा टाइम था जिसमें शायद मैंने पहली बार 6 से 7 रिवाइज़न किए होंगे 19 में, क्योंकि सिलेबस तो एक बार कंप्लीट हो चुका था। राइट। उसको जितनी बार रिवाइज़ करोगे वो उतना फ़ायदेमंद रहता है। और हर जब भी डेट आगे बढ़ी कोर्ट की, तो 15 दिन या 1 महीना ऐसे बढ़ी थी और सीधे फिर मार्च में एग्ज़ाम हुआ था। तो जो 6-7 महीने का गैप मिल गया, उसे मैंने उतना अच्छा से रिवाइज़ कर लिया था कि मुझे कहीं न कहीं प्लस पॉइंट लगा। राइट। और जब बात रही रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट तो कभी न कभी आना था ही। बस ये था कि रीमेंस का थोड़ा अलग लफड़ा हो गया, लेकिन कहीं न कहीं वापिस इंटरव्यू हुए, हमने परफ़ॉर्म किया और फाइनली पोस्ट मिल गई। नाइस, वंडरफुल। आपने जैसे बोला ना कि आपको सिर्फ 45 दिन मिले और आपने प्रीलिम्स क्रैक किया, राइट? जी, कई सारे एस्पिरेंट, क्योंकि अभी अप्रैल में फिर से प्रीलिम्स आ रहा है, जी, राइट? और अभी मोटा-मोटा उसके डबल दिन, आपके पास 3 जी, महीने बचे हुए हैं कि जी, आपको प्रीलिम्स के लिए अपियर होना है। 3-4 महीने बचे हुए हैं। जी, एमपीपीएससी की 4 महीने में एक स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आपने 45 दिन में क्रैक किया है, तो अब जी, हमारे पास डबल टाइम है। जी। आपके हिसाब से जो भी एस्पिरेंट, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हो, 90 दिन, 120 दिन में एमपीपीएससी प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जाना चाहिए? जी, जब 19 का मैं तैयारी की थी, तब सिलेबस अलग था, मैं आपको 20 के हिसाब से बताता हूँ। ओके। तो 20 में सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी ये है कि हमें नोट्स अपने को देखना चाहिए कि नोट्स कौन-कौन से अवेलेबल हो। हमको कल एक नोट चूज़ करना है, उसको जितनी बार जितनी अच्छे से पढ़ सके, हमारा परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होता है। जैसे यूनिट 9-10 है, यूनिट 10 सबसे अच्छी बात है कि सबसे ईज़ी यूनिट है, उसमें पूरे के पूरे नंबर हर कोई स्कोर करता है। तो आप उसको जितनी अच्छे से पढ़ो, उसको जितना अच्छे से रिवाइज़ करो और प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर उसमें आप क्वेश्चन गलत करें तो कहीं न कहीं आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। तो राइट। 9-10 के लिए मैंने नॉर्मली निर्माण यूज़ की थी, क्योंकि ओके। उसमें बहुत अच्छे से दिया है। और मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो कहीं न कहीं मैंने आकार के कोर सब्जेक्ट के नोट्स यूज़ किए। और कोर सब्जेक्ट आकार की एक अच्छी बात है कि प्रॉपर एक ईज़ी लैंग्वेज है और प्रॉपर कहानी बनती है, तो इसलिए पढ़ने में भी अच्छा लगता है। राइट। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि कोचिंग वाले सजेस्ट करते हैं कि आप लूसेंट पढ़िए, लेकिन लूसेंट में केवल फैक्ट है। और अगर उस फैक्ट की अगर एक कहानी नहीं बनती, तो अगर बिना कहानी के आपके दिमाग में याद करना बहुत टफ टास्क है और राइट। मुझसे वो कभी नहीं हुआ। तो राइट। इसलिए मैंने नोट्स उठाए, जब एक नोट्स उठाए, मैंने उसको जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर सकता किया। केवल मैंने एमपी इकलौता सब्जेक्ट है जिसके मैंने 2 से 3 नोट्स उठाए, अलग-अलग कोचिंग के जो भी मेरे को सूटेबल लगे। क्योंकि एमपी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 30 टू 40% क्वेश्चन्स आते हैं। उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सेट्रा। तो इसलिए एमपी को जितना ज़्यादा पढ़ सको, जितना ज़्यादा उसकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, प्रैक्टिस कर सको, तो वो आपको क्लियर करने में मदद करता है। राइट। एक चीज़ मुझे ये बताइए, जैसे आकार से आपने नोट्स लिया, जी, क्या आपने एकेडमी भी किया था? एकेडमी बैकग्राउंड भी आपका कुछ है? जी, जी। जी, ऐसे प्रॉपर मैंने पीएससी की कोचिंग मैंने आकार से तो नहीं, मैंने आज़ाद पीछरी से कोचिंग की थी, ठीक है? लेकिन जब प्रॉपर प्री की बारी हुई, प्री क्लियर हो गया मेरा। अब ये था कि मैं नॉर्मली मेंस करना था। अब उस टाइम पे क्या मार्केट में नोट्स का कल्चर नहीं था। हाँ। तो कोई सी भी कोचिंग में आपको हैंड रिटन नोट्स बनाए तो दिए जाते थे, उस टाइम पे नोट्स अवेलेबल नहीं थे। निर्माण आकार भी उनके प्रॉपर नोट्स आते नहीं थे, तो इनके प्रिंट आउट मिलते थे फोटोकॉपी शॉप पर। राइट। तो वही हमने कहा कि एक प्रॉपर हमको मटेरियल चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे एनसीईआरटी वगैरह बच्चों ने पढ़ी होगी। मैं उतना पढ़ने में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि ये सब कर पाऊँ, टाइम भी कम था और जितना ज़्यादा रिवीजन करो उसके लिए ये था कि अगर स्टार्टिंग से मैंने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो शायद मैं पढ़ता। लेकिन मुझे था कि एक कोई प्रॉपर नोट्स मिल जाए जिससे मैक्सिमम डाटा अवेलेबल हो। वो मुझे आकार में मिल गया, तो इसलिए मैंने आकार और कुछ चीज़ निर्माण की भी यूज़ की। तो उसको मैं जितना अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता था, मैंने किया। उसके मल्टीपल रिवीजन किए। तो इसलिए कहीं न कहीं जो नोट्स की बारी आई, तो मेरे को आकार ज़्यादा सूटेबल लगा था। कोचिंग के नोट्स तो यूज़ काम आए, लेकिन आकार के नोट्स ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। नाइस, नाइस, नाइस। मुझे ये भी जानना है कि जैसे प्रीलिम्स हुआ, 45 डेज़ के अंदर आपने क्रैक कर लिया। जी, अब बारी आती है मेंस की, जी, क्योंकि प्रीलिम्स क्रैक तो हो गया। जब जी, ऐसी स्टेज में जहाँ पे आपने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं की, आपने सिर्फ प्रीलिम्स क्रैक कर दिया। जी, अब आपका आता है मेंस, जी, जो कि एक बड़ा टास्क है। वहाँ पे आपको लिखना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ आंसर्स में। जी, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की? कैसे तैयारी करनी चाहिए? जी। इसकी एक अच्छी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जब 20-19 का मेंस हमने लिखना स्टार्ट किया था, तब कॉपी का पैटर्न अलग था, राइट? तो नॉर्मली जितने भी आप कोचिंग में पढ़ते होंगे, वो यूपीएससी फॉर्मेट में लिखा था कि आपको पैराग्राफ में लिखना है। तो हमारी प्रैक्टिस भी स्टार्टिंग से वही थी, ठीक है? फिर पीएससी ने कॉपी का फॉर्मेट निकाला कि आपको एक पेज में आंसर लिखना है। नॉर्मली अब देखा गया था कि कंटेंट कम है, 3 मार्कर्स की लाइन्स कम है, उसमें आपको जितना अच्छा लिखना है, तो फिर हमने उसको पॉइंट में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है? कि हमको लगा कि आधे पेज में 5 मार्कर्स से आएगा, 6 मार्कर्स आएगा, आधे पेज में लिखना है। हमने उसकी प्रैक्टिस की।
राइट। लेकिन एट द एंड जब मेन एग्जाम की बारी आई डे 1 में, तो वापस से उन्होंने फुल पेज दे दिया। अब ये था कि कम टाइम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, क्योंकि प्रैक्टिस हमने बदल दी थी कि पॉइंट्स में लिखने की। फिर पूरा पेज आ गया, तो उसको जिस तरीके से लिखना था, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग यही की थी कि जो फुल पेज आया था, प्रस्तावना उपसंहार, उसको लिखना कितना कंपलसरी है, क्योंकि कहीं नहीं कि आपका पेज भरा हुआ दिखना चाहिए, उसमें कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा और वो आधे पेज में ख़त्म हो गया, तो कहीं न कहीं सामने वाला जो कॉपी चेक करता है, उसको लग रहा है कि बच्चे ने लिखा नहीं, शायद इसको आता नहीं होगा। राइट। और अब तो कॉपियाँ भी ऑनलाइन चेक होती है, तो शायद वो ज़ूम करके ठीक से पढ़े भी नहीं। तो इसलिए कहीं न कहीं आपकी कॉपी भरी हुई दिखती है, तो अच्छा इंप्रेशन होता है। लेकिन ये कि क्लियर लिखिए, सही लिखिए, गलत लिखिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। और ये चीज़ मैंने हमें अक्सर देखी है कि बच्चे जो 3 मार्कर्स की बारी आती है, तो उसमें गलत लिखने की कोशिश ट्राई करते, कि हम थोड़ा तुक्केबाजी कर देते। 3 मार्कर्स में कभी कुछ गलत ना लिखिए तो ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि जो डे 1 में हिस्ट्री का मेरा था पेपर, उससे मैंने 8 3 मार्कर्स नहीं लिखे थे, क्योंकि मुझसे बने ही नहीं थे। लेकिन मेरे को इतना क्लियर था कि अगर मैंने अभी से गलत लिखा, तो मेरा इंप्रेशन सामने वाले पे गलत हो जाएगा कि इसने स्टार्टिंग से तुक्केबाजी की है। राइट। इसलिए और उसका कोई ना कोई आप देखोगे, एक पार्ट अगर टफ आएगा, तो दूसरा पार्ट ईज़ी आता है कवर अप करने के लिए। तो ज्योग्राफी उस टाइम पे ईज़ी आया था, तो मेरा पेपर 1 का उसने कवर कर दिया। तो इसलिए सेम चीज़ पेपर 3 में हुई थी, तो इकोनॉमिक्स ने कवर कर दी। तो राइट। पेपर हमेशा बैलेंस होता है, बस आपको हैंडल करना आना चाहिए। और वो ओवरऑल एवरेजिंग आपको मेंटेन करके रखना जी, है। जी, बिल्कुल। नाइस। इंटरव्यू में क्या हुआ? इंटरव्यू में इंटरव्यू को लेके मेरे 2 सवाल है। जैसे आपने बोला कि आप पहले हिंदी मीडियम से थे, फिर बाद में इंग्लिश मीडियम। जी। क्या इंटरव्यू में आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हुआ कि यार कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है? वो एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? जी, मेरा जब 20 का फर्स्ट इंटरव्यू था, तब ये था कि मैंने कोचिंग में मॉक्स दिए थे, लेकिन एक्चुअल इंटरव्यू का प्रेशर और मॉक इंटरव्यू में ज़मीन आसमान का अंतर है। ओके। ऊपर से जब लिस्ट आई थी, उस दिन एक दिन में 16 इंटरव्यू हो रहे थे और मेरा 15th नंबर पे था, सेकंड लास्ट। तो पूरे दिन की जो एनर्जी डाउन हो जाती नॉर्मली आपकी, और आप देखते हैं कि कुछ लोग बाहर आ रहे, कुछ खुश हो रहे, कुछ के चेहरों पे एकदम सिकन दिखती है। तो इसलिए जब देखा गया था, तो खुद तो मैं बहुत टेंशन में था उस टाइम पे कि पहला इंटरव्यू था, पता नहीं क्या होगा। ऊपर से कुछ हमारे गौतम सर है पुराने, उनके बारे में आपने सुना होगा कि उनका पैनल का बोर्ड हमेशा टफ रहता है, राइट। कि उनके क्वेश्चन वो अलग ही तरीके के पूछते। अब मेरा था रायकवाड़ सर का बोर्ड, उसमें गौतम सर भी बैठे थे। ये चीज़ मुझे पहले से पता चल गई थी। राइट। अब मैं बहुत नर्वस था उस टाइम पे। मैं मतलब बता नहीं सकता कि मुझे समझ में नहीं आया था कि अब क्या करूँ? क्योंकि जो हमारे और दूसरे दोस्त थे, वो इंटरव्यू दे के आ चुके थे, तो उनके कहीं न कहीं एक्सपीरियंस खराब थे। तो ओके। जैसे हमको पता चली, अब हमने कहा जैसा भी होगा देखा जाएगा, अंदर जाना तो है ही। एक गहरी साँस ली, अंदर चले गए, सभी को गुड इवनिंग किया, बैठ गए। और एक बार आप बैठ जाओ, फिर तो आप दुनिया से अलग हो जाते हो। वहाँ पे जो क्वेश्चन आएँगे, आपको आ रहा हो, क्लियर कट आप जवाब दीजिए। अगर नहीं आ रहा, तो सॉरी सर करके आगे भेज दीजिए। और इंटरव्यू में भी बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मुझसे हुई थी, क्योंकि जो मैंने और किसी से सुनी नहीं थी। राइट। जैसे मेरे पीछे एक बोर्ड था, बोर्ड पे मुझे भेज दिया गया कि आप इन्फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, ये सब 3-4 टर्म्स थी, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये चीज़ और किसी से अभी तक हुई नहीं थी, मैंने पहली बार सुनी थी। अब मैं गया, कुछ मुझे समझ में भी नहीं आया था। तो इसलिए जब मैं ट्राई कर रहा था, मैंने 2-3 सेकंड सोचा, गौतम सर ने मुझे डाँट दी कि पूरा दिन नहीं हमारे पास, जल्दी कीजिए करके। ओके। और जब मैंने ट्राई किया, तो इन्फॉर्म को मैंने फर्स्ट स्टेज पे रखा कि सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। मेरे हिसाब से कोई सीक्वेंस होगी, कोई उसमें हिसाब से कि कोई अगर आप कोई योजना लाते हो, तो उसकी पहले जानकारी देते हो, इन्फॉर्म करते हो, फिर उस रिफॉर्म लाते हो, उस जगह से ट्रांसफॉर्म करते हो। ये मेरा लॉजिक था, इसलिए मैंने इन्फॉर्म को पहले नंबर पे लगाया था। तो गौतम सर ने मुझे जो जितना बुरा डाँटा है ना, कि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ज़मीन पे आ गया था कि ओके। आप बिना कुछ किए इन्फॉर्म कैसे कर सकते हैं। वो मेरा बेसिकली कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे, और मैं कहीं न कहीं वहाँ पर मात खा गया था। इसलिए उसकी इंटरव्यू में मेरे नंबर अच्छे भी नहीं आए थे, 85 नंबर आए थे। लेकिन जो ये एक्सपीरियंस था, मुझे 2019 के इंटरव्यू में काफ़ी काम आया। और एक मुझे एक था कि मेरी जॉइनिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए मेरे पास कोई सोर्स नहीं था कि मैं उनको बता सकूँ कि मैं कहीं पर ऑलरेडी सिलेक्ट हूँ। लेकिन हमारे एक दोस्त थे, अक्षय डिगर से डीएसपी थे, उन्होंने हमको एक आइडिया दिया था कि जो अपना डेफ है, उसमें हॉबी सेक्शन है, उसके नीचे आप खुद पेन से उपलब्धि लिख दीजिए, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2020 में चयनित। राइट। तो जब मैं 19 के इंटरव्यू के लिए गया था, तब मेहरा सर का बोर्ड था। तब उनका पहला क्वेश्चन ये था कि आइए रोहित जी, आप 20 में सिलेक्ट हो? मैंने कहा जी सर। कौन सी पोस्ट? मैंने कहा सर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। बोर्ड किसका था? मैंने कहा सर श्रीमान रायगढ़ सर का। और नंबर कितने थे? मैंने कहा सर 85। तो मैं एक चीज़ क्लियर हो गया था कि इस बार इंटरव्यू कैसा भी जाए,
85 प्लस तो नंबर आएंगे। एक राइट बेसिक लाइन सेट हो जाती है। राइट इसलिए अगर जिनके भी अगर 21 में इंटरव्यू होने वाले और बाई चांस 19 की ज्वाइनिंग ना हो, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर लिए, तो आपको कहीं न कहीं उससे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। क्योंकि अगर आप गलत जानकारी देते हो, तो कहीं न कहीं वो बैकफायर कर सकती है। राइट। और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि नया इंसाइट मिल पाया है ऑडियंस को, बिल्कुल। जिन लोगों के भी इस वक्त इंटरव्यू होने वाले होंगे आने वाले समय में, जी। तो उनके लिए वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। जी, वंडरफुल। नोट्स के बारे में बताइए, नोट्स और रिवीजन दोनों के बारे में बताइए। जी। ये अभी हम ऑफ द कैमरा जब नोट्स के बारे में बात करें तो आपने बताया आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, बिल्कुल। बट मार्केट में सभी ये बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ऐसा क्यों बोला कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने चाहिए? आपने क्यों नहीं बनाए? देखिए, शॉर्ट नोट्स का एक तरीका होता है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे, तो आप एक नोट्स तो यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ 2 से 3 नोट्स यूज़ करेंगे। और 2 तरह के लोग होते हैं, जिनको कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती है और जिनको सब इम्पोर्टेंट लगता है, और मैं सेकंड वाला में आता हूँ। तो इसलिए मैंने जब पहली बार एक बार जब 20 का सिलेबस चेंज हुआ था, तो एडमिनिस्ट्रेशन न्यू सब्जेक्ट आया था। तो मैंने उसके लिए ट्राई किया था पहली बार कि शॉर्ट नोट्स बनाए जाए। अब मैंने 3 रिसोर्सेस यूज़ किए और मेरे शॉर्ट नोट्स ऑलमोस्ट 250 पेजेस के हो गए थे। ओके। क्योंकि मैंने सोचा कि इसका ये डाटा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सारा डाटा जो अवेलेबल नहीं था मैंने एक चीज़ में लिख लिया। अब ये था कि इतना सारा कंटेंट लिख तो लिया, लेकिन वो केवल 30 नंबर का है। उसमें से 3 3 मार्कस, 2 5 मार्कस और 1 11 मार्कस आएगा। जब ओह! फाइनली पूरा कंटेंट होने का, नोट्स तैयार होने का जब मैंने ये चीज़ सोची, तब मैंने कहा कि 1 महीना मैंने दिया इस चीज़ को और ये वर्थ इट नहीं है। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ, तो आप उसको समरी वे में बनाएँ, तो ठीक है, अगर आपसे बन रहे हो तो बनाइए, वरना प्रॉपर जो अवेलेबल नोट्स है, उनमें 90 टू 95% डाटा मिल जाता है। इसलिए आप 1-2 चीज़ों के लिए भागने का कोई मतलब नहीं है। सेम चीज़ है, अगर आपने देखा होगा नोट्स में कि अक्सर अभी नए-नए नोट्स निकले 3 मार्कस के। राइट। तो जो भी कोचिंग या अदर जो पब्लिकेशन उन्होंने निकाले हैं, अब ये बच्चे क्या उनको खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनका केवल एक बार पढ़ पाते हैं। राइट। अब आप हमेशा देखिए, एक बार पढ़ी हुई चीज़ हमको याद नहीं रहती। इसकी बजाय जो आपके प्रॉपर नोट्स है, जिसमें पूरा उनका कंटेंट है, रिसोर्सेज जो भी उसके है, पूरी हिस्ट्री उसके बारे में, आप उसको ज़्यादा पढ़ो, वो ज़्यादा काम का है, बजाय वो 3 मार्कस एक बार पढ़ने के। राइट। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स अगर आप बना सकते तो बनाइए, उसके बारे में सीखिए, अगर ना हो तो प्रॉपर एक नोट्स उठा लीजिए, उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए, उससे भी काम हो जाता है। क्योंकि प्रॉपर अगर आप ट्री स्पीड में करते हो, तो आप 100 से 150 पेज भी 1 घंटे में रिवाइज़ कर सकते हो, और मैंने यही किया था मेन एग्ज़ाम में भी। ओके। मतलब एक कॉन्सेप्ट है, व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। मतलब अगर आपके लिए जो चीज़ काम कर रही है उस चीज़ को और अच्छे से कर सकते हो। जी, मैंने तो यही यूज़ किया। राइट। जैसे कि आपके लिए शॉर्ट नोट बनाना नहीं काम किया, नहीं, तो आपने वो चीज़ चुनी जो आपके लिए काम कर रही है। वहीं बिल्कुल। किसी के लिए अगर शॉर्ट नोट्स काम करती है, आपको आसानी होती है, तो यू कैन यूज़ दैट स्ट्रैटेजी टू। जी। आपके लिए पूरी जर्नी में मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा है? जी, सबसे पहला मोटिवेशन का जो सोर्स है, वो तो मेरी फैमिली है, कि उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास दिखाया है कि बच्चे तू कर सकता है कहीं न कहीं, तो इसलिए वो पहली मोटिवेशन तो मेरे वो था। और सेकंड मोटिवेशन था मेरा रूममेट, क्योंकि वो बंदा एक्सेंचर में जॉब करता था, मेरे साथ फ्लैटमेट था कॉलेज लाइफ में। उसके बाद वो अपनी जॉब छोड़ के आया था पीएससी में। ओके। तो नॉर्मली स्टार्टिंग जब मैंने पीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैं उतना अच्छे से पढ़ता भी नहीं था। लेकिन वो एक रहता है ना कि सामने वाला अगर पढ़ रहा है, तो आप गिल्ट में जाते हो। राइट। वो जॉब छोड़ के आया था कि वो नहीं करना चाहता था, प्राइवेट सेक्टर में उसको कुछ करना नहीं था। वो आया, उसने पढ़ाई स्टार्ट की, वो जैसे ही इंदौर आया उसने डे 1 से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, लाइब्रेरी भी लगा ली। जबकि मैं 6 महीने हो गए मुझे इंदौर में आए हुए, मैंने कहा कोचिंग हो गई, दिन भर आके लेटे हैं, कुछ कर नहीं रहे, दिन में शायद 1-2 घंटा पढ़ ली। राइट। वो जब आया उसने ये सब किया, तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ। राइट। मेरे पास तो कोई प्लान भी नहीं है, वो तो जॉब छोड़ के आया, अगर यहाँ से ना हुआ तो कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर में जा भी सकता है। मेरे पास ये कुछ था नहीं। तो इसलिए जो मेरा रूममेट है अरमान पाठक, मैंने तो उसको अपना इंस्पिरेशन बनाई, और उसके थ्रू ही उसके जितना भी हो सकता था पढ़ते गया। वो मुझे बताता था कि मुझे क्या गलती करनी है, नहीं करनी है। तो इसलिए आपके जो दोस्त थे, अक्सर कोचिंग वाले कहते हैं कि आप दोस्ती यारी छोड़ दीजिए पढ़ाई वगैरह में। लेकिन मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके दोस्त आपको मदद करते, तो वो दोस्त ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। क्योंकि अगर आप प्रॉपर अकेले रह के तैयारी करते हो, तो कहीं न कहीं आप डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हो। राइट। क्योंकि आप अकेले रहते हो, आप बात नहीं करते किसी से, अकेले होते हो, और आपका इंट्रोवर्ट स्वभाव हो जाता है। तो इसलिए अगर आप वैसे हो जाते, तो कहीं न कहीं इंटरव्यू में वो चीज़ें बैकफायर करती है। राइट। इसलिए लोगों से मिलिए, सीखिए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को कि वो दोस्तों को नहीं टाइम देते, दिन में 6 घंटे रील्स चला लेंगे, टीवी सीरीज़ देख लेंगे।
इससे अच्छा दिन का आधा 1 घंटा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ आपका जो रिवीजन कीजिए, उनके साथ क्वेश्चन पूछिए, आपके जवाब मिलेंगे, आपको नई जानकारी मिलेगी, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों को पूरी तरह से इग्नोर करना भी मेरे हिसाब से गलत है अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी इन फ्यूचर आपको मदद करते हैं। और एक चीज़ मैंने देखी है कि लोग कहते हैं कि दोस्ती यारी छोड़ दीजिए, पढ़ाई में पंचवर्षीय योजना मत बनाइए वगैरह वगैरह। लेकिन इन केस आप अकेले रह रहे हो इंदौर सी सिटी में, जहाँ पर आपकी कोई जान पहचान के नहीं है, तो आप बाहर रहते हो, बाहर का खाना खाते हो, तो टाइफाइड और मलेरिया ये केस अक्सर देखे होंगे आपने। राइट। तो आप जब बीमार होते हो, तब आपके अगर कोई दोस्त नहीं है तो आपको समस्या होती है। इसलिए आपके ज़्यादा नहीं तो 2 से 4 दोस्त तो होने चाहिए, जो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ काम आए, आपको हेल्पफुल रहे। वरना हर बार आप घर जाएँगे, आएँगे, टाइम वेस्ट होगा। वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी तो आप घर पे बैठे-बैठे भी पढ़ सकते हो। इसलिए दोस्ती यारी को पूरी तरीके से इग्नोर करना मेरे हिसाब से गलत है। नाइस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि अगर दोस्त होते हैं आपके साथ तो आपको एक सहारा होता है कि चलो मैं कहीं कुछ गलत करूँगा तो ये मुझे सिखाएगा आगे जी, बढ़ने का। बिल्कुल। बशर्ते कि आपके दोस्त सही होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही होना चाहिए। नाइस। आपने बताया था कि लाइब्रेरी आप 3 साल आपने लाइब्रेरी में पढ़ा है जी, और लाइब्रेरी पढ़ के जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो है सेल्फ स्टडी। जी, सेकंड चीज़ आप अपने आस-पास देखते हो कि यार कौन इंसान मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है तो आपको इंस्पिरेशन भी मिल जाती है जी, जैसे कि यार बिल्कुल। मुझे इससे और बेहतर करना है। जी। लाइब्रेरी में पढ़ने के आपके एक्सपीरियंस क्या रहे और सेल्फ स्टडी क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब हमने कोचिंग 19 के लिए 1 साल में कोचिंग खत्म हो गई और एग्ज़ाम तभी तक नोटिफ़िकेशन भी नहीं आता, रियलिटी ये है। राइट, तो इसलिए जब टाइम था अब करना क्या है, इन फ्यूचर खुद के लिए क्या करना था। राइट। तो इसलिए अब आप मैंने तो इंजीनियरिंग की थी, अब आप इंजीनियर हो, तो आपको पता है कि आप अगर रूम पे बैठे हो, तो या तो आप गेम खेल रहे होगे या कुछ और कर रहे होगे या रील्स स्क्रॉल कर रहे होगे, कुछ ना कुछ, ये आपसे पढ़ाई नहीं होती। तो इसलिए लाइब्रेरी नॉर्मली एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि जहाँ पर आप देख रहे हो कि और बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो 24-24 घंटा पढ़ रहे हैं। लोग तो कुछ-कुछ रात को फुल नाइट की उनकी लाइब्रेरी पूरी रात भर पढ़ते हैं। राइट, तो इसलिए उनको देख के कहीं न कहीं आप इंस्पायर होते हो। इसलिए लाइब्रेरी का एक माहौल आपको प्रदान करता है। एक तो शांति रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप अगर रूम में घर में पढ़ते हो, तो नॉर्मली बॉयज़ हॉस्टल में रहते, तो राइट। कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो लाइब्रेरी कहीं न कहीं आपको एक शांत वातावरण देता है और साथ में ये है कि लाइब्रेरी में आपको आपके कॉमन लोग मिल जाते हैं। कोई पीएससी वाला है, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उनके नोट्स देख लीजिए, वो राइट। किस तरीके से कॉपी लिख रहा है, वो आपको आसानी से वो सुविधा मिल जाती है। वहाँ पे आपकी दोस्ती मुझे, क्योंकि अपने दोस्त वहीं से मिले थे लाइब्रेरी से ही। तो इसलिए कहीं न कहीं आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आपको प्रॉपर वातावरण मिल जाता है पढ़ाई के लिए। इसलिए लाइब्रेरी ठीक है, और अगर आप घर से रूम से पढ़ाई कर सकते हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आपका अप डाउन करने का जो आने-जाने का टाइम है वो बच जाएगा। तो इसलिए दोनों तरीके ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो लाइब्रेरी का सही था। इसलिए मैंने जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब तक 3 साल कंटिन्यूअस लाइब्रेरी जॉइन की। कि भले ही स्टार्टिंग में कंटिन्यू एनर्जी थी, फुल 24 घंटा पढ़ाई कर रहा था। जैसे-जैसे एग्ज़ाम नहीं हुए, लेट हुए, तो मेरा पढ़ाई का लेवल भले ही गिरता रहा, लेकिन मैंने कि अगर रूम पे रहा तो बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा। लाइब्रेरी रहा तो भले 10 में से 2 घंटे, 3 घंटे मोबाइल चलाऊँगा, लेकिन 7 घंटे तो पढ़ूँगा। राइट, ये है, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी का लॉजिक इसलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ कि कहीं न कहीं आप उस दूसरों को देख के थोड़ा बहुत तो सीखोगे। राइट। दिन में 1 घंटा तो पढ़ोगे, क्योंकि रूम पे तो बिल्कुल सोना और मोबाइल चलाना यही होता है मेरे लिए। राइट, और मेरी लाइब्रेरी की भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसे ही है। जब मैंने पीएससी के लिए जब मैं इंदौर आया तो जी। मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया। मेरा सिंपल सा लॉजिक था, फ़ोन घर पे रहेगा, जी। लैपटॉप साथ में था मेरे जिसमें मैं पढ़ाई करता था। जी। बेसिक लैपटॉप, आपकी किताबें और आप लाइब्रेरी के अंदर जाके बैठे हो। अब आपके पास फ़ोन नहीं है, कम से कम आपका डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है पढ़ना। अगर नहीं पढ़ाई हो रही तो चेयर पे बैठे रहो सिर्फ़ और सिर्फ़। हाँ। तो अगर आप 2-4 घंटे बैठ गए और आपने पढ़ाई नहीं किया, आपको फिर गिल्ट होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ? हाँ, होता है। और फिर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में फिर आपकी धीरे-धीरे सीटिंग बढ़ने लग बस जाती है। यही। कितने घंटे आप पढ़ते थे उस समय? जी, मैंने तो जब लाइब्रेरी जॉइन की थी, तो मॉर्निंग 6 से रात के 12 बजे तक की लाइब्रेरी जॉइन की थी। अब उस टाइम पे था कि कुछ और ऑप्शन तो था नहीं अवेलेबल। तो 7 बजे उठते थे, 8 बजे लाइब्रेरी चले जाते थे। हाँ। वही 4-5 घंटे की सीटिंग होती थी। 1 बजे खाना खाया, 2 बजे तक रूम पे थे, फिर वापस आए, शाम को चाय पी, फिर 8 बजे खाना खाया, 9 बजे गया, फिर वापस से 9 से 12। और जब एग्ज़ाम टाइम प्री की बात है नॉर्मली, कि प्री के टाइम पे आपको फैक्ट रखने पड़ते हैं। राइट, तो इसलिए प्री के टाइम पे तो कभी-कभार मैंने 1-2 बजे तक भी पढ़ाई की है रात को, क्योंकि प्री में रटने का पूरा खेल है। आप जितने ज़्यादा फैक्ट रटोगे, आपको उतने प्री क्लियर करने की संभावना ज़्यादा है। मेंस के कॉन्सेप्ट का खेल है। कॉन्सेप्ट आप दिमाग में याद एक बार बैठ जाएगा तो भूलोगे नहीं। फैक्ट क्या भूलते रहते हो, इसलिए प्री में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मेंस थोड़ा मेरे हिसाब से ईज़ी है, राइट, इसलिए। वंडरफुल। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन सीखी है,
जो आपको लगता है हर बच्चे को, हर एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए कि ये चीज़ तो आप कर ही लेना? जी, मैंने कुछ चीज़ें दूसरों के नेगेटिव थॉट से सीखी है कि मुझे ये नहीं करना है। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन करने आते हैं, ठीक है, तो पहली बात है कि वो खुद के बारे में सोच के दूसरों के बारे में ज़्यादा देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। तो पहला है कि आप दूसरों को देखने के बजाय पहले सोचो मैं खुद क्या कर रहा हूँ। राइट। लोग बोलेंगे कि ये पढ़ता लिखता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये बातें करते। इसकी बजाय आप खुद पढ़ो, आप खुद अच्छा अचीव कर लोगे तो सामने वाला को भी लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ तो अचीव किया है। तो इसलिए सिंपल सी बात है, जो नेगेटिव थॉट्स है वो ज़्यादा काम करते। तो राइट। इसलिए ये चीज़ें नहीं करना है। जैसे मैंने अभी नोटिस किया 19 का रिजल्ट आया, लगभग 1800-1900 लोगों ने दिया था इंटरव्यू, उसमें 400-500 लोग सिलेक्ट हुए। अब वो 400-500 लोग में से कुछ को शायद मनचाही पोस्ट नहीं मिली, तो वो उस टाइम पे कहीं न कहीं उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे कि हमें पोस्ट मिली, पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। उनको लग रहा है कि नहीं मुझे तो ये पोस्ट मिलनी थी, ये होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी। मेरा रूममेट जिसको नहीं मिली है, तो उसके बारे में सोचना है, जिनको नहीं पोस्ट मिली 1500 लोग, वो क्या फ़ील करते होंगे। तो पहले तो आपको जो आपकी पोस्ट मिली है, उसकी इज़्ज़त करना आना चाहिए। आप इन फ्यूचर तैयारी कीजिए, आप और अच्छा करेंगे, आप अचीव कर लेंगे। लेकिन जो जिनके पास नहीं है, कुछ नहीं से कुछ सही अच्छा ही होता है। जब 20 में मुझे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिली थी, मुझे दुनिया जीतने वाली फीलिंग आई थी। फिर मैंने कि अब तो हो गया। 21 का मैंने भी इसलिए मैंने बिना पढ़े ही दे दिया था, क्योंकि मेनली प्रायोरिटी ये है कि खुशी। आप अगर कम चीज़ में खुश हो, तो आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, वरना महत्वाकांक्षाएँ कभी खत्म होती नहीं है। और एक मैंने अक्सर देखा है कि दूसरे जो बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं अपने को देखा होगा कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, इधर जाना है, उधर जाना है। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। आपके दोस्त अगर साथ वाले पढ़ाई के सेम बैकग्राउंड के हैं, तो आपकी सारी चीज़ें समझेंगे, वरना आपका एक दोस्त अलग तैयारी कर रहा है, वो अलग कर रहा है। तो वो अपने टाइप से पढ़ेगा, आप अपने टाइप से पढ़ोगे, तो कहीं न कहीं बॉन्डिंग नहीं बन पाती। लेकिन अगर आपका जो दोस्त सेम बैकग्राउंड का है, तो वो समझ सकता है कि आप किस तरीके से गुज़र रहे हो, अगर आपकी मेंटली क्या चल रहा है। आप राइट। कभी-कभार देखते हो कि बच्चों को रात को नींद नहीं आती है, वो रात को 3-4 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। उनका रीज़न ये नहीं कि मोबाइल का एडिक्शन है, उनको रात को नींद नहीं आती है। तो इसलिए वो नींद नहीं आती, तो डिप्रेशन कहीं न कहीं उसको ट्रैक करने के लिए कहीं न कहीं मोबाइल को एक ज़रिया ढूँढती है कि कम से कम लाइफ में नेगेटिव थॉट्स ना आए। वरना कुछ-कुछ लोग तो वर्स्ट केस सिनेरियो में सुसाइड का भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए कहीं न कहीं एक दोस्त, एक अच्छा सहारा होना चाहिए, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। नाइस। सही है। एक रील्स स्क्रॉलिंग पे भी मुझे बात करना है। जी। आई हैव सीन पीपल लाइब्रेरी के अंदर भी, जहाँ आप बैठे हो, आप 2 घंटे पढ़े हो और आपने जब रील फ़ोन चलाया रिफ्रेशमेंट के लिए 5 मिनट के लिए, जी। और आप रील स्क्रॉल करने में लग गए, आप 2 घंटा रील ही चला रहे हो। जी। इसके ऊपर आपका क्या व्यू है कि रील्स स्क्रॉल करना टाइम पास के लिए और पूरा टाइम ही उसमें पास कर देना, इसके ऊपर आपकी क्या व्यू है? जी, जैसे कि अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, मकर तो आती है, इसलिए और एक दूसरे का ग्रुप है तो मीम्स में भेजता बहुत हूँ। तो ये था कि सोशल मीडिया को पूरी तरीके से अवॉइड तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन मेरा सिंपल सा लॉजिक था, जब लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी में प्रॉपर पढ़ाई में फोकस, जब रूम पे आते थे खाना खाते थे 10-15 मिनट में खाना हो जाता था। हाँ। अब प्रॉपर खाने के बाद नींद आती है, तो उस टाइम पे नॉर्मली मोबाइल यूज़ कर लिया, थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर लिया, मीम्स भेज दिए एक दूसरे को, कहीं इसी तरह हम खुशियाँ बाँटते हैं। क्योंकि ये भी चीज़ होनी चाहिए, आप प्रॉपर सोचो कि एक दूसरे को मोटिवेशन करो, ये चीज़ नहीं है। लाइफ में थोड़ी बकर भी होनी चाहिए, थोड़ा एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं तो बढ़िया चीज़ है, मैं उसका अवॉइड नहीं करूँगा कि आप प्रॉपर पढ़िए, 24 घंटा पढ़िए। कुछ लोग शायद कीपैड मोबाइल यूज़ कर लेते होंगे प्रिपरेशन के दौरान, राइट। अब वो उनका तरीका है। हाँ। अब हम हैं कि हमसे नहीं हो सकता ये सब, इसलिए लाइफ में कुछ मनोरंजन के लिए तो चाहिए। तो इसलिए कि अगर आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं तो कम टाइम के लिए कीजिए, बढ़िया है। आप अगर पूरा टाइम ये कर रहे हैं तो कहीं न कहीं गलत है। राइट, मतलब कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, जी। रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो एक टाइम डिसाइड करके आप उसको करो। जी। नाइस, वंडरफुल। बहुत मज़ा आया है आपसे बात करके। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो? जी, मेरा तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मुझे तो लगा कि हम और पहले मिलेंगे करके, क्योंकि मुझे भी लगा था ना, जब मैंने आपके दूसरे पॉडकास्ट देखे थे, तो मुझे लगा कि यार कहीं न कहीं एक दिन यहाँ पे तो जाना है, और आज हम सामने रूबरू हैं। आई एम ग्लैड टू हैव यू ऑन इंडियन बिल्कुल। एस्पिरेंट शो। आई एम श्योर ये एपिसोड हर किसी ने, जो भी इस एपिसोड को अब तक देख रहे हैं, सभी ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। वी हैव सीन मैसिव ग्रोथ इन आवर रीच की रिसेंटली, जब से रिजल्ट आया और उसके पहले भी आप लोगों ने
हर वीडियो को प्यार दिया है, हर वीडियो को आपने देखा है, कमेंट्स किए हैं, सजेशन दिए हैं, शेयर कीजिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। इंडियन एस्पिरेंट शो को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसी और कई सारी कहानियाँ जो आपको बताएंगी कि क्या चीज़ें आपको सही करना है, क्या चीज़ें आपको गलत करने से रोकनी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू। थैंक यू।